ये एक बेहद कम आंकी गई साइंस फिक्शन कृति है। फिल्म ने मानव जाति की प्रजाति की उत्पत्ति को लेकर कल्पनाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। फिल्म प्रोमीथियस में निर्देशक रिडली स्कॉट ने एक काल्पनिक एलियन सभ्यता दिखाई है जिसमें सृजन की क्षमता है और मानव जाति उन्हीं ने बनाई है। फिल्म की शुरुआत में आदिम पृथ्वी पर एक जैव प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष यान आता है। इसके बाद एक लंबा चोगा पहने रहस्यमय व्यक्ति तेजी से जलप्रपात के किनारे जाता है। जैसे ही अंतरिक्ष यान दूर जाता है वह व्यक्ति चोगा उतारता है मानो बलि की रस्म निभा रहा हो। सफेद दैत्य ने एक अज्ञात तरल पीने के बाद तीव्र पीड़ा के साथ उसका शरीर तेजी से विघटित होने लगता है। उसके क्षत विक्षत अंग प्रचंड जलप्रपात के साथ पानी की गहराई में समा जाते हैं और इसी के साथ पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी जाती है। दृश्य बदलता है और समय 2089 वर्ष में आता है। डॉ शॉन की पुरातात्विक टीम ने स्कॉटलैंड के समुद्र तट के पास एक गुफा में 35,000 साल पुरानी भित्ति चित्र खोजी जो अब तक मिली भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीन है। भित्ति चित्र में प्राचीन काल के कुछ मानव लगभग 3 मीटर ऊंचे एक दैत्य की पूजा कर रहे हैं और वह दैत्य किसी दूरस्थ तारे की ओर इशारा कर रहा है। डॉ शॉन उत्साहित हो गए। इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले नहीं हैं। साल 2093 में वेलॉन कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रोमेथियस नामक अनुसंधान जहाज पृथ्वी से 327 ट्रिलियन किलोमीटर दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में पहुंचा, जहां 17 चालक दल गहरी नींद में थे और केवल डेविड नाम का एक बायो रोबोट जहाज के रोजमर्रा के संचालन की देखरेख कर रहा था। डेविड के पास अत्यधिक बुद्धिमत्ता और जबरदस्त सीखने की क्षमता है। वह कई प्राचीन भाषाओं में निपुण है और उसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामक एक फिल्म देखना पसंद है। कभी कभी वह चालक दल के सदस्यों के सपनों को भी चुपके से देखता है। साल 2093 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रोमेथियस जहाज अपने लक्षित ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। विक्स सबसे पहले स्वचालित रूप से जगाए गए और प्रोमेथियस जहाज पर उनके पास पूर्ण अधिकार था। इसके तुरंत बाद विक्स ने डेविड को सभी चालक दल के सदस्यों को जगाने के लिए कहा। थोड़ी सी तैयारी के बाद उन्होंने पहला मिशन ब्रीफिंग शुरू किया। इस गहरे अंतरिक्ष मिशन के निवेशक पीटर वेलैंड होलोग्राम के रूप में प्रकट हुए। वीडियो की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि वेलैंड कंपनी के मंगल बेस पर हैं। वीडियो 2 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था और इस समय तक वे शायद अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने शॉन और होवे को इस मिशन के उद्देश्य समझाने के लिए कहा। असल में उनकी पुरातात्विक टीम ने दुनिया भर में विभिन्न कालों की दीवार चित्रों की खोज की थी और ये सभी चित्र एक ही दूरस्थ तारामंडल की ओर इशारा करते थे। वह तारामंडल पृथ्वी से इतनी दूर है कि मानव पूर्वजों के लिए उसके बारे में जानना असंभव था, लेकिन संयोग से उस तारामंडल का तारा हमारे सूर्य के बहुत ही समान है। गहन शोध के बाद पता चला कि उस तारामंडल के एक ग्रह के उपग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां मौजूद हैं और वही इस यात्रा का लक्ष्य ग्रह LV-23 है। उनका मानना था कि इन टोटेम्स के पीछे जो जीव हैं वही मानवता के निर्माता हैं, जिन्हें शॉन ने इंजीनियर कहा। ये टोटेम्स ही इंजीनियरों द्वारा मानवता के लिए छोड़ा गया निमंत्रण पत्र है। मीटिंग के बाद डेविड दोनों डॉक्टरों को विक्स के शानदार निजी केबिन में ले गया। विक्स ने दोनों को सख्त आदेश दिया कि अगर वे तथाकथित इंजीनियरों को ढूंढ भी लें तो उनसे सीधे संपर्क नहीं कर सकते, न ही उनसे कोई संवाद कर सकते हैं, केवल उसे रिपोर्ट करना होगा। दोनों डॉक्टर स्पष्ट रूप से इससे खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। छत के नीचे सिर झुकाना ही पड़ता है। इसके बाद उन्होंने LV-23 को तरह तरह के मानव संकेत भेजे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उन्हें ग्रह की सतह पर उतरकर खुद जांच करनी पड़ी। यहाँ का वायुमंडलीय ढांचा पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3% से ज्यादा है, जो इंसानों के सांस लेने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर इंसान इस ग्रह की सतह पर सीधे उजागर हो जाए तो वे 2 मिनट के भीतर ही मर जाएंगे। और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं बेहद ऊंची हैं। यहाँ की कोई भी एक पहाड़ी हिमालय से कई गुना ऊंची है। पर्वत शिखरों को पार करने के बाद होवे ने एक जगह देखी जो प्राकृतिक नहीं थी और वह मंगोलियाई युर्त जैसी दिख रही थी। होवे उत्साहित हुआ, वह रुक नहीं सका। होवे खुशी से झूम उठा। वह इस क्रिसमस गिफ्ट को खोलने के लिए बेताब था। यह मानवता के लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम है। सभी लोग बेस वाहन पर सवार हुए और धीरे धीरे ईजी की ओर बढ़ने लगे। स्पेक्ट्रल विश्लेषण से पता चला कि ईजी के अंदर का हिस्सा खोखला है। इतनी भव्य इंजीनियरिंग को देखकर कौन हैरान नहीं होगा। ईजी के अंदर प्रवेश करने के बाद सामने एक लंबा और संकरा गलियारा दिखाई दिया। भूवैज्ञानिक ने तुरंत डिटेक्टर निकाला और ईजी की आंतरिक संरचना को अंतरिक्ष यान पर भेज दिया। सभी लोग आगे बढ़ते रहे और जल्दी ही एक खुले क्षेत्र में पहुंच गए, जहां का वातावरण सुधरा हुआ था, जिससे इंसान सामान्य रूप से सांस ले सकते थे। होवे ने सबसे पहले हेलमेट उतारा और लंबे समय बाद ताजी हवा का एहसास हुआ, जिससे सभी लोग सहज महसूस करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ईजी के अंदर का तापमान -18 डिग्री था, फिर भी पानी जमी नहीं थी। शायद ये पानी नहीं बल्कि कोई जैविक तरल पदार्थ है। गलियारे की दोनों तरफ की पत्थर की दीवारों पर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, जिन पर हरे रंग की चिपचिपी परत थी, जो हल्की चमक वाली कणिकाओं के रूप में दिखाई दे रही थी। डेविड जब उन अक्षरों को छू रहा था, तभी गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जिससे सभी लोग अचानक घबरा गए। इसके तुरंत बाद हल्की चमक के साथ दैत्याकार लोग उनकी ओर दौड़े, लेकिन राहत थी कि वे सिर्फ होलोग्राफिक प्रक्षेपण थे। सबको होश आया तो वे उन दैत्यों की छाया के पीछे चल पड़े। ज्यादा देर नहीं हुई कि छाया एक पत्थर के दरवाजे के सामने गिर गई। पास जाकर देखा कि दैत्य का सिर दरवाजे से कट गया था। आखिर ये दैत्य इतने घबराए क्यों थे?
इस पत्थर के दरवाजे के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। उसी समय भूविज्ञानी ने पीछे हटने का फैसला किया और पास खड़े वनस्पति विज्ञानी को भी साथ ले गया। शॉन की जांच से पता चला कि दैत्य का शव लगभग 2000 साल पुराना है, जो यीशु के युग से मेल खाता है। वे लोग यहाँ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पहुँचे। इसमें कोई शक नहीं कि यह पुरानी राय का धार्मिक पक्षपात था। इसके बाद डेविड ने पत्थर के दरवाजे पर खुद ही लिखावट के साथ छेड़छाड़ की और अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने एक इंसान जैसी विशाल पत्थर की प्रतिमा थी, जिसके चारों ओर करीने से कई अंडाकार मटके रखे थे। कमरे की छत पर अजीब भित्तिचित्र थे और मूर्ति के पीछे एक हरे रंग का क्रिस्टल पत्थर रखा था। गुप्त कक्ष की दीवारों पर एक पंक्ति में धातु की भित्ति चित्रें थीं। सील होने के कारण यहाँ की हर चीज अच्छी तरह संरक्षित थी, लेकिन उनके आने की वजह से गुप्त कक्ष के अंदर का वातावरण प्रभावित हुआ। भित्ति चित्रों में बदलाव आने लगा। अंडाकार मटकों से काले रंग का तरल बाहर निकलने लगा और जमीन पर केंचुए जैसे कीड़े रेंगने लगे। इसी दौरान कप्तान एक बुरी खबर लेकर आया। आंखों से दिखाई देने वाला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी को 15 मिनट के भीतर जहाज के केबिन में लौटना होगा। शॉन ने जल्दी से विशालकाय सिर को पैक किया ताकि उसे शोध के लिए अंतरिक्ष यान पर ले जाया जा सके। डेविड ने चुपके से एक मटका भी पैक कर लिया। तूफान के आने से ठीक 1 सेकंड पहले सभी लोग बेस वाहन में सवार हो गए, लेकिन लौटते समय विशालकाय सिर अचानक गिर गया। शॉन ने सिर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह पल भर में तूफान में डूब गया। होवे उसे बचाने के लिए गया, लेकिन वह भी तूफान में फंस गया। ऐसे नाजुक मौके पर सौभाग्य से डेविड ने समय रहते दोनों को मौत के मुंह से खींच लिया, जबकि वे दोनों डरपोक अंदर की ईजी में रास्ता भटक गए। कप्तान ने दोनों से कहा कि तूफान खत्म होने के बाद ही उन्हें लेने आ सकते हैं। दोनों को अंधेरे ईजी में ही रात बितानी पड़ी। शॉन ने इंजीनियर के सिर का विश्लेषण किया तो पाया कि उसके बाहर एक हेलमेट की परत थी। भारी हेलमेट उतारने के बाद इंजीनियर का असली चेहरा देखकर सभी हैरान रह गए। ये तो हम इंसानों से बहुत मिलता जुलता है।